तो चलिए हम लेवोजियर के लॉज देख रहे थे। फर्स्ट लॉ हम देख रहे थे लेवोजियर का, जिसमें लेवोजियर ने कहा था कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में अपने, दिस वन इज द सेकेंड, कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन या केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अगर आप, तो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में जो मास होगा वो सेम होगा। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, ये लेवोजियर का फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ था, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा एक बात जरा समझेंगे कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या है। लेवोजियर का जो सेकंड लॉ था उसको समझने से पहले हमको जरा दो चीज़ें जाननी है। मान लीजिए एलिमेंट हैं, मैंने अभी आपको इसको फर्स्ट वीडियो में भी बताया होगा। एलिमेंट आपको कहाँ मिलते हैं? पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कंपाउंड लिख लीजिए। एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन गया, तो ये कंपाउंड बन गया। अभी एलिमेंट और कंपाउंड मैं आपको पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो देखिए यहाँ समझना क्या है कि जैसे ये H2O है, H2O क्या है? कंपाउंड है, कंपाउंड है। CO2 क्या है? कंपाउंड है आपका। तो एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल में मिल रहे थे, और जब ये एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो लॉज, ये जो सेकंड लॉ दिया लेवोजियर ने, ये दिया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उनका मास कंपाउंड में डेफिनिट प्रपोर्शन में होगा। कहने का मतलब वाट एवर द एलिमेंट फाउंड इन द कंपाउंड, एलिमेंट, ध्यान से समझिए बेटा, केमिस्ट्री है, जरा सा यहाँ वहाँ हुए समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, इसलिए आपको बिल्कुल अलग वीडियो मिल रहा होगा। देखिए एलिमेंट है, एलिमेंट से मिलके बने कंपाउंड, तो अब इसका जो मास होगा कंपाउंड का, वाटर मॉलिक्यूल हो या अमोनिया हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक अम्ल, कुछ भी हो, इनका जो एक मास होगा, मास एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में होगा, कांस्टेंट प्रपोर्शन में। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उनका मास जो है कंपाउंड में एक डेफिनिट प्रपोर्शन में होगा। किसमें होगा? डेफिनिट प्रपोर्शन, डेफिनिट, निश्चित अनुपात में एक होगा। कैसे समझें सर इस बात को? थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझना मुश्किल होगा। देखिए मैंने एक बहुत सरल उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश की है, जरा देखिएगा बेटा। जैसे मान लीजिए आप पानी ले लीजिए, ये ले लिया आपने पानी, वाटर ले लिया आपने, ठीक है। अब डेफिनिट प्रपोर्शन समझा रहा हूँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ऑफ कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट। जो दूसरा लॉ था कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ था कांस्टेंट प्रपोर्शन का, लेवोजियर ने जो दिया था। तो दूसरा लॉ को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने पानी ले लिया, पानी आपका H2O है, और H2O क्या है? वाटर है, वाटर है एक आपका कंपाउंड। ये बात तो क्लियर हो रही होगी। मेरे वीडियोस को कम से कम जब तक 2 से 3 बार नहीं देखेंगे समझ में कुछ नहीं आएगा केमिस्ट्री में। तो H2O मान लीजिए एक कंपाउंड है, ठीक है। H2, हाइड्रोजन के 2 एटम, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 AMU। ऐसे लिख लीजिए, जो आपका हाइड्रोजन है इसके एक एटम का मास होता है 1 AMU। ठीक है, हाइड्रोजन का जो एक एटम है, हाइड्रोजन का एक एटम है, इसका मास होता है आपका 1 AMU। 1 AMU जो होता है आपका, इसको समझो, बता देता हूँ जरा आपको, जनरल नॉलेज में पूछा जाता है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। जरा याद रखिएगा इस बात को,
जीके का क्वेश्चन है। 1 AMU की वैल्यू क्या है पूछते हैं जीके में, 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 1 AMU में 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम होते हैं। ऑक्सीजन है मान लीजिए, ऑक्सीजन, तो H2O में 2 मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। तो एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास है, ऑक्सीजन के 1 एटम, 1 एटम का जो मास होता है वो होता है 16। ठीक, तो चलिए जरा यहाँ हम थोड़ा सा करके भी देख लें कि वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं। तो देखिए H2O का देखिए निकाल के देखते हैं। वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, वाटर में दिखाई दे रहे हैं आपको, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। तो टोटल मास ऑफ H इक्वल टू 2 AMU। ठीक, और टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 AMU। ठीक है, हो रहा है ना। अब वाटर में H और O का प्रपोर्शन देखिए, ये वाटर जो है आपका, इसमें आप H और O का जब अनुपात देखेंगे, अनुपात या प्रपोर्शन या रेशियो, तो क्या होगा रेशियो? 2 × 18 यानी कि 1:8। एक बहुत तगड़ी और इम्पोर्टेंट बात निकल के सामने आई। 1:8 रेशियो का मतलब हुआ अब आपका वाटर में H और O का प्रपोर्शन जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा। इस वाटर में, पानी में H और O का जो भी प्रपोर्शन होगा वो एक कांस्टेंट होगा, जो होगा 1:8। कहने का मतलब आप RO का पानी ले लीजिए, चाहे गटर का पानी ले लीजिए, चाहे नाले का पानी ले लीजिए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 1:8 होगा, यानी कि डेफिनिट प्रपोर्शन, डेफिनिट प्रपोर्शन में होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब डेफिनिट प्रपोर्शन। ठीक है, ये था सेकेंड लॉ। ठीक, इसके बाद लेवोजियर के बाद आए थे आपके डाल्टन। डाल्टन ने फिर अपनी कुछ हाइपोथीसिस दी थी, तो मैं अभी थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डाल्टन ने अपनी हाइपोथीसिस दी थी, उन्होंने क्या बोला था देखिए, अभी बता रहा हूं मैं आपको थ्योरी में। देखिए डाल्टन ने ये बातें बोली थी, जरा समझिए। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, ए कंपाउंड और ए मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये बात आपको समझ में आ गई। डाल्टन ने इस बात को प्रूव किया और माना कि कोई भी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर है, किससे मिलके बना है? स्मॉल पार्टिकल से, जिसको हम एटम कहते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया। द पोस्टुलेट्स ऑफ द गिवन थ्योरी मे बी स्टेट एज फॉलोज। जो डाल्टन ने अपनी 6 स्टेट दिए वो कैसे दिए? 6 स्टेट दिए। पहला स्टेट था ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो भी छोटे छोटे मैटर्स हैं, जितने भी मैटर्स हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एटम्स। दूसरा पोस्टुलेट्स था उनका एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम्स जो हैं एक इंडिविजिबल पार्टिकल हैं, यानी कि उनको डिवाइड और नहीं किया जा सकता। मैंने अभी आपको बताया विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना उनको बनाया जा सकता है और ना खत्म किया जा सकता है। तीसरा पोस्टुलेट्स था एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। कोई भी एलिमेंट गिवन जो दिया है आपका, जैसे H2O है, तो उसमें जो एलिमेंट हैं वो आइडेंटिकल होंगे, यानी कि हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए H2O की बात की मैंने अभी आपको समझाया, उसमें H2 के मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे और ऑक्सीजन के एक जैसे होंगे, यानी कि गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रपोर्शन। फोर्थ था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अब जैसे मान लीजिए डिफरेंट एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो इनके डिफरेंट मासेस भी हैं, है कि नहीं? अभी आपको मास याद करने के लिए टेबल दूंगा, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। फिर और अगली 5वीं बात क्या कही? एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड।
एटम्स जो हैं एक रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं और इस अनुपात में ही कंपाउंड बनते हैं। फिर और आगे इन्होंने क्या कहा, फिर इन्होंने और आगे कहा द रिलेटिव नंबर ऑफ एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। किसी भी गिवन कंपाउंड में रिलेटिव नंबर और उसके प्रकार एक निश्चित कांस्टेंट रेशियो में ही होंगे। ठीक, अब आप थ्योरी पढ़िए जरा अपने मन से।